हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओपेरा क्लासेस में। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का अगला टॉपिक, जो कि मेरा चैप्टर लाइट चल रहा था, उसका अगला टॉपिक आज हम आपके सामने लाए हैं और जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इससे पहले हमने क्या देखा इससे पहले हमने लाइट के बारे में सिंपली इंट्रोडक्शन देखा था और हमने सिंपली ये देखा था कि लाइट के डबल नेचर होते हैं। एक तो उसका होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। आई होप ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने जो भी आपको डाउट रहा होगा आपने कमेंट सेशन में उसका कमेंट किया होगा और हमने आपका रिस्पॉन्स भी दिया होगा। ठीक है, तो इतनी बातें सब कुछ क्लियर करते हुए आगे हम आज अपना नया टॉपिक लेके चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे आपको अच्छे से ये समझना है कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पहले आप समझिए कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो समझिए, जैसे अगर हम एक टेनिस बॉल लें और इस सरफेस पर मारें, तो अगर हम इस टेनिस बॉल को एज्यूम कर रहे हैं, ये सब हाइपोथेटिकल पॉइंट है, ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जब आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग सेम ट्यूनिंग में चलेगी तब आपको टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे कि अगर हम एक टेनिस बॉल लें और इस सरफेस पे अगर मारें, तो टेनिस बॉल जैसे ही हमने इस पर मारी तो इस पर टकराने के बाद वो बाउंस बैक होगी। हम फिर से उसे कैच ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जब टेनिस बॉल हमने इस पर हिट करवाई तो हिट होने के बाद वो बाउंस बैक हो गई और हमने उसे कैच कर लिया। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि बाउंस बैक हो रही है। और कौन हो रहा है बाउंस बैक? टेनिस बॉल। सिंपली एज इट इज सिमिलरली, अगर हम एक टॉर्च लें और टॉर्च की बीम ऑफ लाइट अगर हम मारें इस पर, तो क्या होगा कि लाइट रे अपनी टॉर्च से निकलेगी और इस पर इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, मतलब वही लाइट रे आपको रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक होते हुए दिखाई देगी और किसी दूसरे पाथ से निकल जाएगी। मीन्स अगर हमने ये वाला पाथ इंसिडेंट वाला पाथ माना है तो रिफ्लेक्टेड पाथ कोई दूसरा पाथ हो जाएगा। तो बाउंस बैक, कुल मिला के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है कि बाउंस बैक ऑफ लाइट रे या सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे। ठीक है, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, जब किसी सरफेस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद वो 100% सेंड बैक, रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक भी होगी। तो ये जो फिनोमेना है कि बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट बैक, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम आपके सामने लिख सकते हैं कि द बाउंस बैक, एक शब्द में अगर हम बोलना चाहें कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो हम ये बोलेंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, किसी भी लाइट रे का बाउंस बैक होना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या आगे देखने वाले हैं, अब हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हैं और वो किसके हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। तो हम अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले कुछ टर्म्स हम आपको बताना चाहेंगे। इन लॉज को समझने के लिए कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। तो पहले हम उन टर्म्स को देखेंगे। जब वो टर्म्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके हम आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देंगे और आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम टर्म्स आपको बताएंगे। उनमें जो पहला टर्म है वो सबसे पहला मेरा है मिरर। कि मिरर क्या होता है, हम सब जानते हैं कि व्हाट इज़ मिरर।
सब लोग जानते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर एक वो ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ है जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को देखते हैं। मिरर हिंदी में से दर्पण, उर्दू में से शीशा, आईना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि मिरर होता क्या है, ठीक है। तो ये तो आपने मिरर के बारे में आप जानते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। लेकिन मिरर अगर हम देखें तो बनता कैसे है कि सिंपली अगर हम एक ग्लास शीट ले लें, ग्लास शीट का मतलब ये होता है कांच की एक पतली सी ट्रांसपेरेंट परत ले लें, तो उसे हमने ग्लास शीट ले लिया। अब वो ग्लास शीट हमने रखी कैसी है, वैसे तो मेरी ग्लास शीट ऐसी है सिंपली, लेकिन इस ग्लास शीट को हमने उठा के ऐसे रख दिया है, ठीक है। साइड जिसकी हमें साइड दिख रही है, इस ग्लास सीट की ये वाली जो साइड है ना, ये साइड हमें दिख रही है। इस ग्लास सीट के दो फेसेस हैं, एक ये फेस है, इसके एक जस्ट पीछे जो बोर्ड के पीछे फेस बनना है वो फेस है, ठीक है। तो हमने ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, तो साइड वाइजली हमने ऐसे रखा जब ग्लास सीट को, तो जब ग्लास सीट का जो दो फेसेस हैं उनमें से एक फेस को हमने अगर सिल्वर कलर से पेंट कर दिया, सिल्वर पेंट से अगर हमने इसे पेंट कर दिया, तो आफ्टर सिल्वर पेंट क्या होगा कि जो दूसरा फेस है इस सीट का, इस दूसरे फेस से हमें अपना चेहरा दिखने लगेगा, क्योंकि अब ये लाइट का रिफ्लेक्शन शो करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि सिल्वर कलर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो कलर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए हमने सिल्वर कलर से कलर किया। तो जैसे ही हमने सिल्वर से कलर किया, तो अब ये जो ग्लास सीट थी वो मेरा किस में कन्वर्ट हो गई? मिरर में। तो मिरर अगर हम बोलना चाहें तो मिरर सिंपली अ पीस ऑफ ग्लास सीट इन विच वन साइड इज पेंटेड विद सिल्वर। एक पीस ऑफ ग्लास होता है जिसमें एक साइड अगर हम सिल्वर से कलर कर दें तो जो बनने वाला रिजल्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि मिरर में जो ये सिल्वर होती है, ये सिल्वर कुछ दिनों बाद अपने आप छूटने लगती है, तो ये ना छूटे इसके लिए हम इस पर एक और कलर कर देते हैं और वो रेड पेंट बोला जाता है, रेड पेंट। अब रेड पेंट की एक और जब हम लेयर इस पर सिल्वर के ऊपर चढ़ा देंगे, तो अब ये क्या करेगा कि सिल्वर को प्रोटेक्ट करने लगेगा, कि मीन्स अब सिल्वर यहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है। तो मिरर के बारे में हम आसानी से समझ चुके हैं कि मिरर इज़ अ पीस ऑफ ग्लास सीट इन विच वन ऑफ द फेस इज पेंटेड विद द सिल्वर, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिरर। अब दूसरा टर्म हम आपके सामने जो पढ़ रहे हैं वो है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को समझिए, जैसे मेरे सामने ये मिरर बना हुआ है और मिरर पे अगर हम कोई लाइट रे डालें, ठीक है। ये एक लाइट रे है जो हमने इस मिरर पर डाली है, ठीक है। तो जैसे हम इस मिरर पे लाइट रे को डालते हैं, जैसे ये मेरी टॉर्च है, अगर इस टॉर्च को हम इस मान लें अगर ये बोर्ड जो है मेरा मिरर है, इस मिरर पर इस बोर्ड पे अगर हम लाइट रे डालें, तो जो लाइट रे हम टॉर्च की हेल्प से इस बोर्ड पे डाल रहे हैं, इस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। तो ये सेम लाइट रे है जो हम इस मिरर पे डाल रहे हैं, तो इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट चीज़ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिस पॉइंट पर आके मिरर पर वो लाइट रे इंटरसेक्ट हुई है, जिस पॉइंट पर आके हमारी इंसिडेंट लाइट रे इंटरसेक्ट हुई है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बोला जाता है? द पॉइंट एट विच द लाइट रे हिट्स द मिरर, द इंसिडेंट लाइट रे हिट्स द मिरर। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे मिरर को हिट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब इतना हो गया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें पता चल गया, अब क्या होगा कि ये जो लाइट रे है आफ्टर इंसिडेंट ऑन द मिरर, इट डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक। ये लाइट रे क्या होगी कि रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है अब जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इस लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रे।
मतलब ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, तो हम इंसिडेंट रे समझ गए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ गए और रिफ्लेक्टेड रे समझ गए, या रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, तो इतना समझने के बाद एक अगली चीज़ है और वो समझिए क्या होती है। जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इन दोनों लाइट रेज के बीच में हम एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। और ये लाइन की एक खासियत है कि ये लाइन जो होती है ना, वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन जो है, ये लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, ये किसके परपेंडिकुलर है, मिरर के परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर मिरर मेरा ये सरफेस है और इस पर अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो लाइन इस टाइम है ये नॉर्मल बोली जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल इज अ हाइपोथेटिकल डॉटेड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऐसी लाइन जो एक हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में नहीं होती है, इसे हम एज्यूम कर रहे हैं। इसे एज्यूम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न अभी आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो लाइन है, जो डॉटेड फॉर्म में हमने ड्रॉ की है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है, हाइपोथेटिकल लाइन है और ये परपेंडिकुलर होती है किसके, मिरर के। ठीक है, तो यहाँ तक हमें इतना समझ में आ गया। अब अगली चीज़ जो नेक्स्ट टर्म है वो है इंसिडेंट एंगल। जो ये एंगल बनना है इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में, इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो इसीलिए हमने वो जो नॉर्मल हाइपोथेटिकल लाइन है वो इसीलिए हमने ड्रॉ की थी, क्योंकि इसकी हेल्प से हम एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। तो अगर हम इंसिडेंट एंगल की बात करें, तो इंसिडेंट एंगल इज़ द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल एक लाइन है जबकि इंसिडेंट एक रे है, तो इसमें कभी कन्फ्यूज़न मत होना कि इंसिडेंट रे होती है और नॉर्मल एक लाइन होती है। कुछ बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे भी बोलने लगती। तो नॉर्मल कोई रे नहीं है, नॉर्मल एक्चुअल में क्या है, एक लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल हम लोग समझ गए, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा एक एंगल भी यहाँ पे बन रहा है और वो एंगल बनना है नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में। तो इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्टेड एंगल इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिन्हें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था अगर हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है। तो इसके बाद हम आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम क्लियरली देख चुके हैं कि किस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं और वो उसे समझा कैसे जाएगा, डायग्रामेटिकली हमने सब बता दिया। अब हम देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो जो पहला लॉ होता है अपना, वो आपके सामने लिखा है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, अब सबको पता है इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। तो अगर हम बात करें इंसिडेंट एंगल कॉमा रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, ये तीन आपको चीज़ें दिख रही हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल। नॉर्मल एक लाइन है, नॉट रे, ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी कहाँ लाई करते हैं, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब ये बात आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी। अब ऐसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बोर्ड है मेरा मिरर है और यहाँ से हम इस मिरर पे एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये मेरी टॉर्च है, अगर हम यहाँ से कोई लाइट रे निकालें तो वो सीधी जाके इस बोर्ड पे टकराएगी। ठीक है, और बोर्ड एक मिरर है जो हमने एज्यूम किया है, तो बोर्ड पे टकराने के बाद वो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। ठीक है,
तो इंसिडेंट लाइट रे और इससे टकराने के बाद जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी उसे हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और इन दोनों लाइट रेस के बीच में एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में तुम्हें दिख रहे हैं। कैसे एक प्लेन में? ये तीनों तुम्हें हवा में दिख रहे हैं। देखो, इंसिडेंट लाइट रे हवा में है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी हवा में है, और नॉर्मल जो हमने ड्रॉ की है वो भी हवा में है। तो तीनों किस में है? एयर में है, हवा में है, तो तीनों एक ही प्लेन में है। तो पहला लॉ यही होता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा लॉ अगर हम देखें तो दूसरा लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने एक मिरर ड्रॉ किया है। मिरर कैसे बनता है वो सब आपको पता है। जैसे हमने मिरर ड्रॉ किया और इस पर हम एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इस लाइट रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। अब जब ये यहाँ इस मिरर पे हिट करेगी तो आफ्टर हिटिंग इट मस्ट रिफ्लेक्ट बैक, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। तो ये जो लाइन है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर होती है टू द मिरर, और उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल बनता है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो दूसरा लॉ बोलता क्या है वो सुनो। दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये बोलता है कि जब भी जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ अगर हम बोलें तो यही हो जाएगा कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा बोर्ड है और ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अगर हम यहाँ से कोई लाइट रे इस पॉइंट पर डालें तो हम इस एंगल से, जैसे ये मेरी लाइट रे है और ये इसके जस्ट नॉर्मल होगा, तो इसके बीच में जो एंगल बनना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब हमने इस एंगल पर डाला तो रिफ्लेक्शन भी इसी एंगल पर होगा। मीन्स लाइट रे अगर हम ऐसे डाल रहे हैं तो जस्ट ऐसी जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी उसके बराबर होगा। अगर हम इंसिडेंट रे ऐसी डाल दें कि मतलब हमने एंगल थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, तो अगर हम अब इंसिडेंट एंगल ऐसा बना रहे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे उधर जाके निकलेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज़ करें, कम करें, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कम होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है जिसे हम नोट करके समझेंगे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर हम कोई इंसिडेंट लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराएं, मींस जो इस पॉइंट पे मेरी नॉर्मल लाइन होती है, ये लाइन, अगर इसी लाइन पर हम इंसिडेंट लाइट रे ले आएँ, ठीक है, तो हम इस तरह से ले आए इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल पर ही, तो वो पूछता है कि इसका रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहाँ जाएगी। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे मेरा किस पे आया, नॉर्मल पे ही, जस्ट नॉर्मल पर ओवरलैप कर गई। तो अगर हम पूछें कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल अब कितना बनना, तो एंगल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि नॉर्मल पर ही हमने कोइंसिडेंट करा दी, कोइंसाइड करा दी कौन, इंसिडेंट रे। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज 0। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा क्या होगा, 0, क्योंकि लॉ बोलता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। मीन्स अगर कोई लाइट रे किसी नॉर्मल पर आके इंसिडेंट हुई है तो उसी रास्ते वो बाउंस बैक हो जाएगी, उसी रास्ते वो वापस लौट जाएगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट विल हैपन इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर,
तो तुम्हें इसका आंसर बस ये बोलना है कि व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पाथ, तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। मीन्स कुछ भी उसमें ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ना उसमें कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था, इस टॉपिक तक हमने ये समझ लिया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। अब इसके आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम ये समझेंगे कि द इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और किससे सीखेंगे, बाय प्लेन मिरर। मीन्स प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह की बनाता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम सीखेंगे। अगर इस टॉपिक, आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपके मन में डाउट है तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है।